सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। मेरा नाम क्षितिज गुरवेले है और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने 441 रैंक प्राप्त की है। यह मेरा पहला प्रयास था और कहीं ना कहीं कल एक अतिथि हमारे घर आए थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैम ये मेरा पहला प्रयास था। तो वो कहती है क्षितिज ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। तो मैं चौंक गया, मैम ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो कहती है क्षितिज ये तुम्हारा फर्स्ट एवं लास्ट अटेम्प्ट था। संवाद शुरू करने से पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि इतिहास के महामानव जैसे कि गौतम बुद्ध, कबीर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ और इसी से मैं अपने संवाद की शुरुआत करता हूँ। यहाँ उपस्थित वाचनालय के सचिव, अध्यक्ष सर, काटोरे सर, संचालक सर एवं मिश्रा सर का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनसे ज़्यादा धन्यवाद मैं यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थियों का करना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ उपस्थित होके हमारे कार्यक्रम में यहाँ आके चार चांद लगाए। क्योंकि ये इवेंट यूपीएससी का है और हम एक लाइब्रेरी में उपस्थित हैं यानी कि ये इवेंट कहीं ना कहीं शिक्षा से रिलेटेड है, तो मैं अपनी संवाद की शुरुआत शिक्षा के महत्व से करना चाहता हूँ। शिक्षा सिर्फ अकादमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा अकादमिक शिक्षा तो आती है बल्कि आर्थिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा भी आती है। शिक्षा का यूँ महत्व है कि अगर एक परिवार में कोई ज़्यादा अच्छा शिक्षित हो जाता है तो वो उसका नाम तो रोशन करता ही है बट उसके परिवार का, उसके समाज का और इस देश का नाम भी रोशन करता है। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा, शिक्षा उस शेरनी के दूध के बराबर है। शिक्षा उस शेरनी के दूध के बराबर है, जो व्यक्ति इसे पीता है वो जिंदगी भर सिर दहाड़ेगा। और अब मैं अपने थोड़े इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी परीक्षा में मैंने 441 रैंक प्राप्त की है। कहीं ना कहीं शुरुआत 10वीं और 12वीं से ही हो गई थी। मेरे पिता बीएसएनएल में कार्य करता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिस का इन्फ्लुएंस घर पे हमेशा ही रहा है और यूपीएससी के बारे में मुझे बताते रहते थे कि इसके थ्रू आईएएस आईपीएस जैसे पद आते हैं। कॉलेज में गया, आईआईटी रुड़की से मैंने अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में बैचलर्स कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक तो यूपीएससी के बारे में उतना सोचा नहीं, अपनी इंटर्नशिप की, अपने एकेडमिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। पर फोर्थ ईयर में कहीं ना कहीं लगने लगा कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। तो मैंने अपने पिता को बोला, पापा मैं इस बार प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ। पापा मम्मी बड़े शौक हो गए, यार तुम तो आईआईटी से हो, प्लेसमेंट में तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाएगी, तब भी नहीं बैठ रहे हो। तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ कही, पापा मुझे सिर्फ 3 साल दीजिए, यानी कि यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दीजिए। यदि मैं इसमें सफल हुआ तो ठीक है, वरना मैं अपने प्लान बी से कोई प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करूंगा और फाइनेंशियली जितना जल्दी हो इंडिपेंडेंट होगा। तो 2022 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मई 2022 से मैंने शुरू करी। तो मैं बताना चाहूँगा मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो शुरुआत के 1 महीने में टॉपर के वीडियोस एवं टॉपर के जो ब्लॉग्स आते हैं उन्हीं को पढ़ा था और उनसे मैं इस कंक्लूजन पे आया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें कहा जाता है कि कोचिंग जाइए, बट मैंने इतने 150 से 100 उदाहरण देखे होंगे जिसमें टॉपर्स ने बिना किसी कोचिंग के, बिना दिल्ली जाए इस यूपीएससी एग्ज़ाम में अव्वल आए हैं। तो जिन लोगों को यदि ये लग रहा है यूपीएससी यानी कोचिंग ज्वाइन करना है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप घर पे बैठ के भी यूपीएससी में अव्वल आ सकते हैं। यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ तो आप मुझसे अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं कोई बुक लिस्ट बताऊँ या कोई स्ट्रेटेजी बताऊँ, बट कहीं ना कहीं मेरे पास कोई चमत्कारी तरीका नहीं है यूपीएससी को पार करने का। मैंने भी वही किया है जो मेरे से पहले आने वाले टॉपर्स ने किया है और शायद मेरे जाने के बाद भी जो टॉपर्स आएंगे वो भी आपको वही जो मेथड है वही बताएंगे। बट मेरा फोकस यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजी पे नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी समझाने पे होगा कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपनी क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए।
कोई भी जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं, कोई लक्ष्य की आपको भूख होती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उस लक्ष्य का सपना देखना है, कल्पना करनी है कि जब आप वो लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो आपके माता पिता कितने खुश होंगे। तो मैं सभी से, जब से मेरा रिजल्ट आया, सब मुझे यही कह रहे थे कि सर हमें काफ़ी लो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन कम है, तो क्या किया जाए। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोली, आप 5 मिनट शांति से किसी खाली रूम में बैठे अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें, कल्पना करें कि जब आप सफल होंगे, अपनी सफलता की न्यूज़ अपने माता पिता को देंगे तो वो कितने प्राउड होंगे, वो कितने खुश होंगे। और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल 100 से 150 गुना बढ़ चुकी होगी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं सपने की बात कर रहा हूँ तो मैं उदाहरण देता हूँ। आज से 100 साल पहले एक ऐसे ही छोटे शहर के लड़के भीमराव ने सपना देखा था। कहीं ना कहीं सामाजिक पाबंदियों के कारण उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी, बट बताना चाहूँगा उस सपने के बलबूते पे ही उन्होंने आज अब 9 से ज़्यादा डिग्रियाँ प्राप्त की है और आज इस हमारे प्यारे भारत देश का संविधान उन्होंने ही लिखा है। तो ये ताकत है सपने की। अगला आऊँगा मैं सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि मैंने खुद में सेल्फ स्टडी की है तो मैं ये इसी बात का प्रोत्साहन ज़्यादा करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। यूपीएससी जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, उनको मैं यही कहूँगा कि शुरुआत के 2-3 महीने आप खुद पे इन्वेस्ट करें, सेल्फ स्टडी करें, खुद से इंटरनेट पे देखें कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। फिर यदि आप पूरी सूझबूझ के बाद फिर यदि आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से मुझसे नहीं हो पाएगा, तभी जाके कोचिंग या कोई मेंटरशिप लें। और सेल्फ स्टडी के भी 2 पहलू हैं। सबसे पहला है कि खुद से पढ़ाई करना, वो तो काफ़ी कॉमन है, पर जो दूसरा पहलू है वो काफ़ी महत्व है। दूसरा पहलू जो है सेल्फ स्टडी का, उसका मतलब है स्वयं का मूल्यांकन। स्वयं का मूल्यांकन मतलब आत्मचिंतन करना, खुद से सवाल पूछना कि आप उस काबिल हैं कि नहीं, खुद के अंदर एक विश्वास लाना कि कभी ना कभी मैं वो लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आज से 1000-2000 साल पहले सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार थे। वो अपने घर से, अपने राज्य को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे। ये सेल्फ स्टडी का, आत्म मूल्यांकन का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो अपने घर से निकले, काफ़ी साधु संतों से मिले, पर उन्हें कभी संतुष्टि नहीं हुई कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। फिर ज्ञान की प्राप्ति के 7 हफ्तों पहले वो महाबोधि पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया। निरंतर 7 हफ्तों तक बिना जगह से हिले हुए उन्होंने ध्यान मुद्रा में एक जगह बैठकर ध्यान लगाया और निर्वाणा की प्राप्ति करी। पर सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं उनसे लेता हूँ, वो 7 हफ्तों में उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने आत्मचिंतन किया। और इसी कारण वह राजकुमार सिद्धार्थ से आज गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और मेरे लिए गौतम बुद्ध कोई मनुष्य नहीं, बल्कि मेरे लिए गौतम बुद्ध एक विचारधारा है। तीसरा है कि क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी अनसर्टेन है, इसमें हार है, इसमें जीत है, बट कभी ना कभी भले मेरा पहला प्रयास है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था कि मेरे से टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, मुझसे काफ़ी लो मोटिवेशन फील होता था। बट एक चीज़ है कि आपको कभी हार नहीं माननी है, निरंतर प्रयास करना है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। कछुए को पता था वो इतना धीरे चलता है, तब भी उसने उस रेस में, उस स्पर्धा में अपना भाग लिया और कहीं ना कहीं उसके निरंतर प्रयास के कारण ही वो उस स्पर्धा को जीता भी था। चौथा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन। इस एग्जाम में लोग कहते हैं कि हमें यूपीएससी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। मैं काफ़ी अचंभित रह जाता हूँ कि लोग मोटिवेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो इसकी आवाज़ तो आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको एक बाहरी मोटिवेशन की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे सभी से यही कहूँगा कि मोटिवेशन पर अपनी जो जर्नी है उसको आधारित ना करें, बल्कि डिटर्मिनेशन पर अपनी जर्नी को आधारित करें। 5वां है एक क्लियर माइंड। क्लियर माइंड से मेरा ये मतलब है कि जब भी कोई नया एस्पिरेंट ये ठान लेता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए कि उसे एक फिक्स टारगेट रखना चाहिए। फिक्स टारगेट से मेरा मतलब है कि जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस एग्ज़ाम को 2 अटेम्प्ट ही दूंगा। अगर वो 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं होगा
तो मैं प्लान बी की तरफ जाऊंगा। इससे होता यह है कि आप अपने पे एक पाबंदी ला देते हैं और कहीं ना कहीं वो 2 अटेम्प्ट से आपको हमेशा एक पुश मिलता रहता है कि नहीं, ये मेरे पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट है, मेरे को जो करना है इन अटेम्प्ट में ही करना है। आखिरी है कि अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक महिला है, उन्होंने रिजल्ट के बाद सुसाइड किया है। मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी सीख है कि यूपीएससी भी एक एग्जाम की तरह है। ये कहीं कोई जीवन मौत का खेल नहीं, जो लोग इससे हताश होकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि भावनात्मक ना होए, भले ही आपको सक्सेस मिले तो उस पर ज़्यादा प्राउड ना होए, फेलियर मिले तो उससे ज़्यादा दुखी ना हो, हमेशा निरंतर प्रयास पे ही भरोसा रखें। दूसरा, आप जैसे सभी की लाइब्रेरी में सारे दोस्त इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी रहता होगा कि मेरा बाजू वाला दोस्त मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, अरे मेरे को भी इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो वो कंपटीशन को काफ़ी पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब आपको आगे तो जाना है बट आपको अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी आगे ले जाना है। यदि आपको कुछ अच्छा आता है तो आप उसको बताएं, यदि उनको कुछ अच्छा आता है तो आप उनसे ज़रूर पूछें। आखिरी में मैं काटोड़े सर का धन्यवाद करता हूँ। 2-3 दिन पहले सर घर पे आए थे, उन्होंने मिशन आईएएस के बारे में बताया। मैं काफ़ी अचंभित रह गया, इतनी कम पैसे में कोई ये विजन को कैसे पूरा कर सकता है। सर ने बताया कि वो मात्र 1 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी क्लास की उन्होंने किताबें बनाई हैं जो कि यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो मुझे मतलब सर को पूरी शुभकामनाएं हैं कि सर का जो ये विजन है वो आगे से जितना हो उतना बढ़े। सर बता रहे थे कि उनके साथ कुछ 350 अधिकारी जुड़ चुके हैं, ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं, और मेरी सर को शुभकामनाएं है कि वो 350 से जल्द ही कुछ सालों में 1000, 10,000 और लाख तक हो जाए। आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद काफ़ी लोग मुझे मिलने आए। उनकी सभी की मुझसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि बेटा तुम दलित समाज से हो, तुमने अभी यूपीएससी की परीक्षा में रैंक प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जिस समाज से आए हो तुम उस समाज को भी आगे लेके जाओ। तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो विजन देखा था वो तो अभी नहीं है, बट उनकी विचारधारा तो हमारे साथ है। फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हम आगे आते हैं या हम किसी भी पोस्ट पर जाते हैं, आप सभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की कर रहे हैं या कोई भी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, आप तो आगे आए ही बट आप अपने साथ अन्य लोगों को भी आगे लाएं। आखिरी में मैं शिक्षा के, जैसे मैंने शुरुआत की थी, शिक्षा के महत्व की जो बात है उसी से मैं अपने संवाद को समाप्त करता हूँ। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, ज़्यादा समय मिल नहीं पाया था क्योंकि कॉलेज था, स्कूल था, फिर अभी यूपीएससी था, बट जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, जितना मैंने उन्हें समझा है, उससे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक बदलाव के लिए कभी ये नहीं कहा कि आप सड़कों पर उतरे, कि आप प्रदर्शन करें। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्रांति लानी है तो शिक्षा ही एकमात्र उसका स्रोत है। इसी के साथ मैं अपने माता पिता एवं दीदी को धन्यवाद करूंगा कि आज मैं यदि आपके सामने बोल रहा हूँ और यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्था के साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा श्रेय इनका है। और मैं कुछ भी कितना भी करूँ, इनका जो मेरे पे कर्ज है, जो इनका उधार है, मैं शायद ही कभी चुका पाऊँ। आखिरी में इसी के साथ मैं अपने संवाद को पूर्ण विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अभी टेबल के उस साइड बैठे हैं, बट कुछ ही सालों में और जितना जल्दी हो सके आप टेबल के इस साइड पे आए। जय हिंद, जय भारत।